Hello students, how are you all? Now let us start the next chapter of C++, that is constructors and destructors. So this chapter is divided into two parts. First of all, we'll learn what are constructors, then we'll get to know what are destructors. Fine? So constructors. बेटा theory समझाने से पहले let me show you an example program ताकि आपको theoretical portion easily clear हो जाए. Let me take an example of a C++ program. Now this is a program which contains a constructor as well as destructor. So आपको दोनों concepts बहुत अच्छे clear हो जाएंगे अगर आपको ये program समझ आ गया, ठीक है? So in this program, first of all, we have included two files. Hash include iostream.h. Why we have included iostream.h? आपको पता है because the definitions of cin and cout functions they are present in iostream.h और cin cout तो हमने use करना ही होता है अपने program में. So for that we need to include this file that is iostream.h. Next is hash include conio.h. conio.h क्यों include करेंगे? क्योंकि अपने program में हम getch फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है? getch क्यों यूज करते हैं ये भी मैं आपको क्लियर करूंगी. So let us start. So we have created a class named distance, okay, and in the private section we have declared two data members, feet and inches. दोनों integer type के हैं. हम ऐसे भी लिख सकते थे int feet comma inches, but मैंने अलग अलग उनको declare किया है. And you know in C++ the data is always kept in private section ताकि हम C++ का जो feature है data encapsulation, data hiding, data abstraction उसको implement कर सकें, use कर सकें. Then in the public section we have declared few functions. आपको पता है public section में हम member functions declare करते हैं, ठीक है? So now see this first member function. The name of the first member function is distance. अब देखो ये एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है. दिस इज ऑल्सो अ मेंबर फंक्शन नेम डिस्टेंस. जो नीचे है ये भी एक मेंबर फंक्शन है, इसका नेम भी डिस्टेंस है. नाउ समझो ध्यान से, अगर कोई मेंबर फंक्शन जिसका नेम सेम है क्लास के नेम जैसा, देन दैट इज अ कंस्ट्रक्टर. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ क्लास नेम. अगर मैंने डिस्टेंस स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी स्मॉल लेटर्स वाला डिस्टेंस ही होगा. डी कैपिटल डाला है क्लास में तो यहाँ पे भी कैपिटल होगा, यानी जैसा क्लास का नेम मैंने लिया है उसी नेम का कंस्ट्रक्टर होता है. सो द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ क्लास नेम. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. फाइन. सेकेंड पॉइंट, द कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप. आपने नोट किया होगा ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है ना, फंक्शन की दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. इस फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड भी नहीं. सो द कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड. हमने वॉइड भी नहीं लिखना क्योंकि कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो हम सोचेंगे कि वॉइड लिख देते हैं. नो, कंस्ट्रक्टर डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप. ओके, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ क्लास नेम. नंबर सेकंड, कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप. नंबर थर्ड, the parameter list of a constructor may or may not be empty. Now see here, this constructor does not have any argument in the parameter list. The parameter list is empty. And this constructor has two arguments in the parameter list. This constructor has only one argument in the parameter list. So the parameter list of the constructor can be empty, cannot be empty. एंड जिस कंस्ट्रक्टर की पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी होती है वी कॉल इट एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. एंड जिस कंस्ट्रक्टर की पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी नहीं होती, इट मीन्स वन और मोर पैरामीटर्स आर देयर, वी कॉल इट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. सो थर्ड पॉइंट इज कंस्ट्रक्टर आर ऑफ टू टाइप्स. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दैट कंस्ट्रक्टर विच डजंट पास एनी पैरामीटर्स, एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विच पास वन और मोर देन वन पैरामीटर्स. नाउ सी ये तीनों ही कंस्ट्रक्टर्स हैं क्लास के, ठीक है? दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. क्यों? क्योंकि देयर इज नो पैरामीटर इन द पैरामीटर लिस्ट. दिस इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. व्हाई? बिकॉज देयर आर टू पैरामीटर्स इन द पैरामीटर लिस्ट. एंड दिस इज ऑल्सो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज देयर इज वन पैरामीटर इन द पैरामीटर लिस्ट. लेकिन मैं आपको जब थियोरी करवाऊंगी आई विल एक्सप्लेन यू दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. इसे कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं.
क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी होती है, वो मैं बताऊंगी आपको जब हम थियोरी करेंगे। सो दिस इज हाउ कंस्ट्रक्टर लुक्स। अब देखो है तो ये पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर्ड, सो इट मीन्स दे आर द मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास, बट दे आर स्पेशल मेंबर फंक्शंस। हाउ दे आर स्पेशल? नंबर 1, the name of the constructor is same as that of class name. Number 2, the constructor doesn't have any return type. Number 3, constructor can have an empty parameter list or can have parameters in the parameter list. If the constructor doesn't have any parameter in the parameter list, that constructor is called default constructor. And if they are parameters in the parameter list or the argument list, then that constructor is called parameterized constructor. And there is one special type of parameterized constructor that is called copy constructor, वो हम थियोरी में करेंगे। सो आई होप आपको हल्का सा क्लियर हो गया होगा कि कंस्ट्रक्टर किस तरह का होता है। फाइन, अब ये होता क्यों है, इसको बनाते क्यों है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर और डिक्लेयरिंग अ कंस्ट्रक्टर, ये हम अभी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टर किस तरीके का होता है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, सो 3 कंस्ट्रक्टर्स हमने अपने फंक्शन या क्लास में डिक्लेयर किए। उसके बाद क्लास के कुछ अपने मेंबर फंक्शंस भी हैं, लाइक देयर इज वन मेंबर फंक्शन गेट डेटा और इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। ये क्या मैसेज एंटर करेगा, ये प्रोग्राम वैसा ही है जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। सो दिस कंस्ट्रक्टर विल आउटपुट दिस मैसेज ऑन द स्क्रीन, एंटर फीट कॉलन, और यूजर जो भी फीट एंटर करेगा वो फीट वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि कैसे चलते हैं ये फंक्शंस। देन देयर इज another message which would be displayed on the screen, that is enter inches. Then whatever value the user will enter will be stored in inches variable. ये get data है। And next is show data member function. Show data also have void as a return type because it is not returning anything. Show data is just displaying the values. First of all, it will print the statement feet are colon, ये डबल कोट्स में है तो ये as such मैसेज बन के आ जाएगा, और जो चीज डबल कोट्स के बिना है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सो सपोज यूजर ने 5 फीट एंटर किए थे यहाँ पर, तो आउटपुट क्या आएगी, फीट आर कॉलन 5। सिमिलरली इंचेस आर कॉलन, जो भी इंचेस की वैल्यू होगी। अभी हम देखते हैं कि फंक्शंस कैसे कॉल होते हैं, कैसे ये एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर? देन सी दिस इज अनदर मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। अब इस मेंबर फंक्शन का नेम भी सेम है एज अ क्लास नेम, लेकिन इसके आगे एक साइन लगा हुआ है, दैट इज टिल्ड साइन। ये जो टिल्ड साइन वाला मेंबर फंक्शन है जिसका नेम सेम है क्लास नेम के जैसे, दैट इज अ डिस्ट्रक्टर। सो नंबर 1, डिस्ट्रक्टर ऑल्सो हैज सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम, बट इट इज प्रिसीडेड बाय अ टिल्ड साइन। ठीक है, सो यही डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में, कि कंस्ट्रक्टर में क्लास के नेम से ही फंक्शन का नेम होता है और कोई साइन नहीं होता पीछे ऐसे, लेकिन डिस्ट्रक्टर में क्या होता है, नेम सेम है क्लास नेम वाला, बट इट इज प्रिसीडेड बाय अ टिल्ड साइन ऑलवेज। और डिस्ट्रक्टर की बॉडी में हमने एक ही स्टेटमेंट लिखी है, आउटपुट होगी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। फाइन, सो लेट अस सी द मेन फंक्शन। ऑफ क्लास फिनिश हो गई, तो अगर कोई हमसे पूछे या हमें बताना हो कि हमारी क्लास में कितने मेंबर फंक्शंस हैं, सो लेट अस काउंट कि नंबर ऑफ मेंबर फंक्शंस कितने हैं हमारी क्लास में। सो वी हैव 1 2 3 कंस्ट्रक्टर्स आर देयर, देन 1 get data and 1 show data member function is there, and 1 destructor is there. So we can say in total there are 6 member functions in our class. Fine. Now let us discuss a main function, because a program is incomplete without a main function. So main function तो हर प्रोग्राम में होता है। So देखते हैं मेन फंक्शन में हमने क्या स्टेटमेंट्स लिखी हैं। सो लेट अस डिस्कस द मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, तो हमारी एग्जीक्यूशन अब स्टार्ट होगी। सो लेट अस सी हाउ दिस प्रोग्राम वुड बी एग्जीक्यूटेड। नाउ सी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ मेन फंक्शन, दिस इज अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। आपको मैंने बताया था ऑब्जेक्ट्स कैसे डिक्लेयर होते हैं। ऑब्जेक्ट्स होते क्या, ऑब्जेक्ट्स दे आर द वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास। सो जैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं ना, लाइक इंट ए बी, वैसे ही हम ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करते हैं, बट जो डेटा टाइप होगा दैट वुड बी अ क्लास, बिकॉज क्लास इज ऑल्सो अ डेटा टाइप, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो दिस इज अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। और अगर हम ध्यान से देखें तो इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में कितने ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं, 3 objects are being declared in this
declaration statement. D1, D2 and D3. Now see होता क्या है. Okay, constructor की मैंने आपको तीन चीजें तो क्लियर कर दी. First, the name of the constructor is same as that of class name. Second, constructor does not have any return type. And third, constructor can be parameterized or default. ये तीन चीज़ तो आपने क्लियर कर ली. अब एक नई चीज़ कि कंस्ट्रक्टर्स कब कॉल होते हैं और क्यों कॉल होते हैं. तो पहली बात, कंस्ट्रक्टर्स को हम खुद प्रोग्राम में कॉल नहीं करवाते. Being a programmer, I cannot call a constructor explicitly. Explicitly means myself. I cannot call the constructor myself. They are automatically called. So this is important line. Constructors are automatically called. But when? Constructors are automatically called whenever an object is declared. So this is an important statement. Constructors कब call होते हैं? Constructors तब अपने आप कॉल हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं. प्रोग्रामर कॉल नहीं करवाता, अपने आप कॉल होते हैं जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहा हो, यानी डेक्लरेशन स्टेटमेंट में. सो दिस इज अ न्यू थिंग. ठीक है. सो सी, तीन ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर हुए, तो जितने ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर होते हैं उतनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता है फॉर एवरी ऑब्जेक्ट. कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यूज देने के लिए. ठीक है. जब अब देखो डेक्लरेशन स्टेटमेंट होती क्या है. जैसे हम लिखते हैं इंट a. So what does that mean? हमें पता है ये डेक्लरेशन स्टेटमेंट है. What does that mean? That means कि a को मेमोरी में 2 बाइट्स मिल जाएंगे क्योंकि a int टाइप का है. So यही मतलब होता है डेक्लरेशन स्टेटमेंट का. So जब हम लिख रहे हैं डिस्टेंस d1, so what does that mean? It means d1 is being declared. और मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट को कितनी मेमोरी स्पेस मिलती है. किसी ऑब्जेक्ट को उतनी मेमोरी स्पेस मिलती है जितनी मेमोरी स्पेस चाहिए उसके डेटा मेंबर्स को स्टोर होने के लिए. नाउ यू सी कि डिस्टेंस क्लास में 2 डेटा मेंबर्स हैं, फीट और इंचेस, और दोनों ही इंट टाइप के हैं. यानी इंट फीट को स्टोर करने के लिए वी नीड 2 बाइट्स एंड टू स्टोर इंचेस वी आल्सो नीड 2 बाइट्स. सो इसका मतलब डिस्टेंस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिक्लेयर होगा तो उसको स्टोर होने के लिए कितने बाइट्स चाहिए. सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ये सिर्फ समझने के लिए, आपने बनाना नहीं है इसको. ये दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि जब d1 डिक्लेयर होगा, d1 को 2 बाइट्स मिलेंगी फॉर फीट, 2 बाइट्स मिलेंगी. ठीक है. मैं इसको लाइट सा कर देती हूँ. एंड 2 बाइट्स मिलेगी फॉर इंचेस, यानी d1 ऑब्जेक्ट को टोटल 4 बाइट्स मिलेंगी. ठीक है. ओके. अब जब डेक्लरेशन हुई, d1 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ, उसको मेमोरी स्पेस मिल गई 4 बाइट्स की, क्योंकि डिस्टेंस क्लास में जो डेटा मेंबर्स हैं वो 4 बाइट्स की स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं. सो d1 को 4 बाइट्स की मेमोरी स्पेस मिल गई, लेकिन एम्प्टी मेमोरी स्पेस. अभी जस्ट मेमोरी स्पेस एलोकेट हुई है, अभी डेटा नहीं गया. तो फिर चेक होगा उस टाइम, डेक्लरेशन के टाइम पे, अभी d1 की बात चल रही है, तो इस टाइम जब d1 को मेमोरी स्पेस मिली ना, उस टाइम चेक होगा कि क्या प्रोग्राम में हमने कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है. कैसे पता डिफॉल्ट? क्योंकि d1 के साथ हमने कोई पैरामीटर सेंड नहीं किए. सी d2 के साथ जैसे हमने किए हैं, d1 के साथ कोई पैरामीटर्स नहीं है. इट मीन्स d1 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. सो दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू. कंस्ट्रक्टर्स कब कॉल होते हैं? मैंने आपको बोला ना, कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, प्रोग्रामर उनको कॉल नहीं करता. नाउ द क्वेश्चन इज, कंस्ट्रक्टर्स कब कॉल होते हैं? The answer is constructors are called automatically when the object is declared. Okay? जब जितनी ऑब्जेक्ट्स हम डिक्लेयर करेंगे उतनी बार हर ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. ठीक है. ओके. अब ये d1 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ, d1 को मेमोरी स्पेस मिली, प्लस d1 के केस में कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. अब डिसाइड ये करना है कि d1 के केस में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स 3 तरह के होते हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड एंड कॉपी. तो d1 के केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि d1 के साथ कोई पैरामीटर्स नहीं लिखे. सो d1 डिक्लेयर हुआ, उसको मेमोरी स्पेस मिली, प्लस d1 के केस में, डेक्लरेशन के केस में कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ. कौन सा? डिफॉल्ट. सो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जब d1 डिक्लेयर हुआ. कंस्ट्रक्टर ने क्या किया? d1 के फीट में 0 डाल दिया और इंचेस में भी 0 डाल दिया. तो यही फायदा है कंस्ट्रक्टर का, और दिस इज द पर्पस व्हाई कंस्ट्रक्टर्स आर क्रिएटेड. दे आर क्रिएटेड टू असाइन इनिशियल वैल्यूज टू द ऑब्जेक्ट. सो d1 की इनिशियल वैल्यू फीट की हो गई 0 और इनिशियल वैल्यू इंचेस की भी हो गई 0. सो इसलिए कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं. दे आर कॉल्ड फॉर
ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को हम ऑटोमेटिकली इनिशियल वैल्यूज दे दें, ठीक है। अभी धीरे धीरे क्लियर होगा आपको। ओके, D1 इज टोटली डिक्लेयर्ड, क्यों? क्योंकि इसको मेमोरी स्पेस भी मिल गई और इसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया। नाउ इट्स अ टर्न फॉर D2। अब D2 की डिक्लेरेशन की टर्न है, तो सेम D2 को भी 4 बाइट्स मिलेंगे, क्योंकि D2 भी तो डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट ही है, और डिस्टेंस क्लास में 2 ही मेंबर फंक्शंस हैं। सो फीट के लिए 2 बाइट्स मिलेंगे एंड इंचेस के लिए भी D2 को 2 बाइट्स मिलेंगे, लेकिन अभी एम्प्टी डिक्लेयर हो गया, D2 को मेमोरी स्पेस मिल गई। अब D2 के केस में कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कौन सा? पैरामीटराइज्ड। कैसे पता? क्योंकि इसके साथ 2 पैरामीटर्स भी जा रहे हैं, 2 एंड 3। सो D2 के जब D2 डिक्लेयर होगा, क्योंकि आपको पता है जब भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है, अगर प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर है तो वो भी कॉल होता है मेमोरी स्पेस मिलने के बाद। सो देखते हैं क्या प्रोग्राम में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जिसमें 2 पैरामीटर्स हैं। सो लेट अस सी, यस वी हैव अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर्स। और कौन से पैरामीटर्स पास हुए हैं D2 के डिक्लेरेशन के टाइम पे? दे आर 2 एंड 3। सो 2 कहाँ चला जाएगा? 2 चला जाएगा F में और 3 चला जाएगा I में, जिससे क्या होगा? फीट में चला जाएगा 2, फीट इक्वल्स टू F, F इज 2 एंड इंचेस इक्वल्स टू I, I इज 3। सो इंचेस में चला जाएगा 3। किसके फीट और इंचेस में? D2 के फीट और इंचेस में, क्योंकि D2 की वजह से ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है। सो D2 के फीट में चला गया 2 और D2 के इंचेस में चला गया 3। सो देखो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर तो हुआ ही, अभी देखो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट चल रही है, पर अपने आप वैल्यूज भी मिलती जा रही हैं ऑब्जेक्ट को। यही तो काम है कंस्ट्रक्टर का, इट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स विद द वैल्यूज। ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन के लिए कंस्ट्रक्टर यूज होता है। सो द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड टू गिव इनिशियल वैल्यूज टू दोज ऑब्जेक्ट्स। आई होप इट इज क्लियर नाउ। D2 भी हो गया टोटली डिक्लेयर्ड। नाउ इट्स द टर्न फॉर D3। अब D3 देखो एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर है, इसके ब्रैकेट में कुछ नहीं है, लेकिन हमने लिखा हुआ है D3 इक्वल्स टू D1। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज असाइन करवाने की कोशिश करते हैं ना, लाइक व्हाट वी आर सेइंग कि D3 डिक्लेयर हो जाए और D3 में D1 की वैल्यूज चल जाएं, तो इस केस में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कॉपी द वैल्यूज ऑफ वन ऑब्जेक्ट विच वॉज ऑलरेडी क्रिएटेड इन अनदर ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग क्रिएटेड, जो अभी क्रिएट हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल D3 को मेमोरी स्पेस मिलेगी क्योंकि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। D3 को भी 2 बाइट्स मिलेंगे फीट के लिए और 2 बाइट्स मिलेंगे इंचेस के लिए, ठीक है। और ये मेमोरी स्पेस अभी खाली है। और D3 ने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना है? इसने कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना है, क्योंकि इक्वल्स टू उसके बाद एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। सो D3 को हम किसके इक्वल कर रहे हैं? D1 के इक्वल। सो इट मीन्स यहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो क्या हमारे प्रोग्राम में कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है? येस वी हैव। सो क्या होगा, हमने D3 को किसके इक्वल किया? D1 के। सो D1 एज अ पैरामीटर, D1 जो है वो OBJ में स्टोर हो जाएगा। यहाँ मैंने सेलो टेप लगाई है ना, लिखा नहीं जा रहा। सो D1 जो है वो OBJ में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वहां से पैरामीटर आया D1, D3 इक्वल्स टू D1 था, सो D1 एक पैरामीटर बन गया, वो OBJ में स्टोर हो जाएगा। और क्योंकि D1 डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए इसका टाइप भी डिस्टेंस है, यानी जो OBJ डिक्लेयर होगा दैट इज ऑफ डिस्टेंस टाइप। और यहाँ एम्परसेंट क्यों लगाया है? हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, लेकिन ध्यान से सुनोगे समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। हमने एम्परसेंट का मतलब हमेशा होता है एड्रेस ऑफ। शायद C में आपको करवाया हो टीचर्स ने। एम्परसेंट का हमेशा मतलब क्या होता है? एड्रेस ऑफ। सो क्या होगा, D1 का एड्रेस OBJ में स्टोर हो जाएगा। यानी ध्यान से सुनो, जो D1 ऑब्जेक्ट है ना, उसका दूसरा नेम OBJ हो जाएगा, सिर्फ इतने पार्ट के लिए, इतनी डेफिनेशन के लिए। टेम्परली D1 का नाम OBJ हो गया, ठीक है। हमने D1 का एड्रेस OBJ में डाल दिया टेम्परली फॉर दीज 2 स्टेटमेंट्स। जैसे ही कॉपी कंस्ट्रक्टर ओवर होगा, D1 को फिर से OBJ वाला नेम हट जाएगा, उसका नेम D1 ही रहेगा। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि D1 का एड्रेस हमने OBJ में डाल दिया, यानी D1 और OBJ अब एक ही चीज है। फिर हम क्या करेंगे, फीट में क्या डालेंगे? OBJ के फीट, OBJ डॉट फीट। इंचेस में क्या डालेंगे? OBJ के इंचेस, OBJ डॉट इंचेस। किसके फीट इंचेस में? D3 के, क्योंकि D3 ने कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाया है। देखो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था तो D1 के फीट और इंचेस 0 0 हुए थे।
जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, क्योंकि इसको D1 ने कॉल करवाया था, इस कंस्ट्रक्टर को D2 ने कॉल किया था, या D2 की वजह से ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था क्योंकि D1 के साथ पैरामीटर्स थे, इसलिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। तो D2 के फीट और इंचेस में ये वैल्यूज गई थी। और कॉपी कंस्ट्रक्टर किसकी वजह से कॉल हो रहा है? D3 की वजह से। सो D3 के फीट में क्या जाएगा? जो OBJ के फीट में है। OBJ क्या है? D1 के फीट में क्या है? 0। तो D3 के फीट में भी क्या चला गया? 0। और D3 के इंचेस में भी क्या चला गया? 0, क्योंकि हम D3 में D1 की वैल्यूज को कॉपी कर रहे हैं और D1 की वैल्यू 0 0 है। सो इस तरह यहाँ पर 0 0 स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो है, जो 3 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं, वो कैसे चलेगी। कैसे चली? जब D1 डिक्लेयर हुआ, D1 को मेमोरी स्पेस मिली खाली, लेकिन D1 के केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि लिखा हुआ था हमने प्रोग्राम में, कॉल हो गया और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने क्या किया? फीट और इंचेस में 0 0 डाल दिया। जब D2 डिक्लेयर हुआ, D2 को मेमोरी स्पेस मिली खाली, और D2 के केस में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जिसने फीट में 2 और इंचेस में 3 डाल दिया। फिर D3 डिक्लेयर हुआ, D3 को भी फीट इंचेस के लिए खाली मेमोरी स्पेस मिली, प्लस D3 ने कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कॉपी द वैल्यू ऑफ D1 इन D3। और D1 एज अ पैरामीटर गया कॉपी कंस्ट्रक्टर में OBJ में, और हमने क्या कहा? हमने कहा OBJ के फीट D3 के फीट में आ जाए यानी 0, और OBJ के इंचेस यानी D1 के इंचेस, बिकॉज OBJ एंड D1 सेम है फॉर द टाइम बिंग। तो D1 या OBJ के इंचेस D3 के इंचेस में आ जाए। OBJ या D1 के इंचेस वो 0, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। सो अभी तक जस्ट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। आई होप इट इज क्लियर। Now after declaration statement, the next statement is get distance function is being called। ठीक है, और get distance को कौन कॉल करवा रहा है? अगर हम ध्यान से देखें तो D1 कॉल करवा रहा है। याद रखना, D1 ने get distance function को कॉल किया। So this is a function call statement। get distance function is being called, so control get distance function पर चला जाएगा। This is the get distance function। अब हमें दोनों पेजेस साइड बाय साइड चाहिए। So D1 ने गेट डिस्टेंस फंक्शन को कॉल किया और गेट डिस्टेंस फंक्शन कॉल हुआ। गेट डिस्टेंस फंक्शन जब चला, एग्जीक्यूट हुआ, द फर्स्ट स्टेटमेंट आउटपुट स्टेटमेंट है, मैसेज आया एंटर फीट कॉलन। सो मैसेज आया एंटर फीट कॉलन, और यूजर ने जो भी वैल्यू दे दी, लाइक उसने 5 वैल्यू दी, ये कहाँ स्टोर हो जाएगी? फीट में। किसके फीट में? जिसने गेट डिस्टेंस को कॉल किया है उसके फीट में। किसने गेट डिस्टेंस को कॉल किया? D1 ने। तो D1 के फीट में क्या वैल्यू चल जाएगी? 0 थी, 0 इरेज होके क्या वैल्यू चल जाएगी इसमें? 5। आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होगी? गेट डिस्टेंस फंक्शन अभी फिनिश नहीं हुआ। नेक्स्ट इज एंटर इंचेस कॉलन। तो मैसेज आया एंटर इंचेस कॉलन। यूजर ने क्या एंटर किया? यूजर ने एंटर किया 7। तो 7 कहाँ स्टोर हो जाएगा? 7 स्टोर हो जाएगा इंचेस में। किसके इंचेस में 7 स्टोर होगा? ये स्टोर होगा D1 के इंचेस में। क्यों? क्योंकि D1 की वजह से ये फंक्शन कॉल हुआ है। सो D1 के इंचेस में क्या चला जाएगा? 7। सो D1 के इंचेस में 0 था, अब ओवरराइट होके यहां पे क्या आ गया? 7। क्लियर? और गेट डिस्टेंस फंक्शन खत्म हो गया। कंट्रोल वापस मेन में आ जाएगा और मेन की अगली स्टेटमेंट में आ जाएगा, यानी इस स्टेटमेंट में। ये चल गई स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट में। नाउ दिस स्टेटमेंट इज अगेन अ फंक्शन कॉल। शो डिस्टेंस फंक्शन कॉल हो रहा है और किसने कॉल करवाया? D1 ने। सो शो डिस्टेंस फंक्शन कॉल हुआ, D1 ने कॉल कराया। क्या मैसेज आया? फीट आर। सो लेट अस सी क्या मैसेज आया। फीट आर कॉलन। फीट आर, ये दोनों मैसेजेस हो गए थे, आउटपुट आ गई थी। अब इसकी फीट आर कॉलन, फीट की वैल्यू। किसकी फीट की वैल्यू? जिसने इस फंक्शन को कॉल किया, शो डिस्टेंस को। किसने कॉल किया? D1 ने। सो D1 के फीट की वैल्यू कितनी है? D1 के फीट की वैल्यू 5, और इंचेस की भी याद कर लेते हैं 7। सो मैसेज क्या बना? मैसेज बना फीट आर D1 के फीट यानी 5, इंचेस आर D1 के इंचेस यानी 7। सो फीट आर 5, इंचेस आर 7। आई होप इट इज क्लियर। सो ये फंक्शन भी खत्म हो गया। कंट्रोल वापस मेन में आया इस स्टेटमेंट में। नाउ दिस इज अनदर फंक्शन कॉल। फिर शो डिस्टेंस फंक्शन कॉल हो रहा है। अब किसने कॉल करवाया? अब करवाया D2 ने। ठीक है, तो शो डिस्टेंस फंक्शन कॉल हुआ, लेकिन किसने कॉल करवाया? D2 ने। सो मैसेज क्या आया? फीट आर D2 के फीट कितने? 2,
इंचेस आर, D2 के इंचेस कितने 3, सो लेट अस सी. सो मैसेज आया फीट आर 2, इंचेस आर 3. क्लियर. शो डिस्टेंस फिर से खत्म हो गया, कंट्रोल वापस मेन में. अब मेन की नेक्स्ट स्टेटमेंट में आया, यहां पर फिर से शो डिस्टेंस फंक्शन कॉल हुआ, लेकिन इस टाइम D3 ने कॉल करवाया. ठीक है, अब शो डिस्टेंस को किसने कॉल करवाया? D3 ने. सो फिर से शो डिस्टेंस फंक्शन कॉल होगा और मैसेज क्या आ जाएगा? फीट आर, D3 के फीट कितने हैं? 0, इंचेस भी 0 है. सो क्या मैसेज आया? फीट आर D3 के फीट दैट इज 0, इंचेस आर D3 के इंचेस दैट इज 0. शो डिस्टेंस फंक्शन कॉल खत्म हो गया. ठीक है, कंट्रोल वापस मेन में आ गया. मेन की नेक्स्ट स्टेटमेंट गेट CH. नो बेटा, गेट CH क्यों चाहिए? गेट CH का क्या यूज है? पहली बात, गेट CH के लिए ही हमने conio.h फाइल इंक्लूड की थी. ठीक है, गेट CH हम क्यों लिखते हैं? ध्यान से समझो मेरी बात, अगर समझ आती है तो. बाकी मैं आपको उसको प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगी. आपने ब्लू स्क्रीन पे अपना प्रोग्राम टाइप किया. ठीक है, आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया. ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो आपको मैसेज आया. क्या मैसेज आया? एंटर फीट आपने 5 एंटर किया, एंटर इंचेस आपने 7 एंटर किया. ठीक है, जैसे ही आपने एंटर किया, अगर आपने गेट CH नहीं लगाया होता ना तो क्या होगा? देखो, इनपुट वाली स्टेटमेंट्स तो यही है ना, सी इन फीट, सी इन इंचेस. गेट डेटा में ही है ना सिर्फ इनपुट वाली स्टेटमेंट, सी इन वाली जो स्कैनएफ होती हैं. बाकी और तो कहीं इनपुट वाली स्टेटमेंट्स नहीं है. और गेट डेटा को सिर्फ D1 ने ही कॉल करवाया है, ना D और किसी ने गेट डेटा को कॉल नहीं करवाया. यानी ये सी इन सी जो 2 CN स्टेटमेंट्स हैं सिर्फ D1 के केस में कॉल चल रही हैं स्टार्टिंग में, बस एंटर फीट, एंटर इंचेस, दैट्स इट. सो जैसे ही यूजर के पास, जैसे हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो मैसेज आएगा एंटर फीट और कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा. यूजर 5 एंटर कर देता है और एंटर की प्रेस कर देता है. फिर मैसेज आ जाता है एंटर इंचेस, कर्सर पे ब्लिंक करना शुरू कर देगा. यूजर ने 7 एंटर किया और एंटर की प्रेस कर दी. अगर गेट CH नहीं लगा होता ना प्रोग्राम में तो क्या होगा? क्योंकि अब और तो कोई इनपुट चाहिए नहीं, क्योंकि सब शो डिस्टेंस फंक्शंस ही हैं. उसके बाद शो डिस्टेंस में कुछ इनपुट नहीं मांग रहे. तो क्या होगा? जैसे ही 7 लिखने के बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे ना तो कंट्रोल वापस ब्लू स्क्रीन पर आ जाएगा अगर हमने गेट CH नहीं लगाई. और अपनी आउटपुट को देखने के लिए हमें फिर Alt F5 कीज दबानी पड़ती हैं ब्लैक स्क्रीन देखने के लिए, अगर हमने गेट CH नहीं लगाया. ठीक है, तो जब Alt F5 करते हैं फिर ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, फिर सारी आउटपुट हमें दिख जाती है. लेकिन अगर गेट CH लगा हो तो क्या होगा? मैसेज आया एंटर फीट, यूजर ने 5 एंटर किया और एंटर की प्रेस की. एंटर इंचेस, यूजर ने 7 एंटर किया, एंटर की प्रेस की. और जैसे ही एंटर की प्रेस की सारे मैसेजेस आ जाएंगे सामने हमारे. ब्लू स्क्रीन नहीं आएगी अगर हम गेट CH लगाएंगे. इसके पीछे रीजन भी है बट वो अभी मैं क्लियर नहीं करती आपको, बहुत लंबा हो जाएगा काम. सो इसीलिए हम गेट CH लगाते हैं. आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाओगे आप उसी प्रोग्राम को पहले विदाउट गेट CH चलाओ, फिर गेट CH के साथ चलाओ, एंड यू कैन सी द डिफरेंस. ओके, सो सी, अभी हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ. ठीक है, गेट CH पर कंट्रोल आ गया और मेन फंक्शन खत्म हो गया. अब आई बारी डिस्ट्रक्टर की. अब डिस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया था, डिस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है क्लास के नेम के जैसा, बट इट इज प्रिसीडेड बाय अ टिल्ड साइन, है ना. नंबर 2, डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर तो आपको पता लग गया ना. कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर होते हैं. ऑब्जेक्ट्स डिक्लेरेशन के टाइम पर ऑब्जेक्ट को मेमोरी स्पेस मिलती है प्लस कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. अगला ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है उसको मेमोरी स्पेस मिलती है प्लस कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. तीसरा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है उसको मेमोरी स्पेस मिलती है प्लस कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. डिपेंडिंग कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से बना है, अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं. ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर डिक्लेयर्ड. बट डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? So the answer is destructors are called when the program ends. I repeat, destructor is that special member function which has same name that of class name and is preceded by a tilde sign and is called automatically when the program ends. And for every object a destructor is called. हर ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होता है. ठीक है, और डिस्ट्रक्टर एक ही होता है प्रोग्राम में. कंस्ट्रक्टर्स तो हमने देखा ना 3 थे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, कॉपी. लेकिन डिस्ट्रक्टर की कोई कैटेगरी नहीं होती. डिस्ट्रक्टर एक ही होता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए यही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा. सो जैसे ही प्रोग्राम एंड हुआ तो क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स को हमने मेमोरी स्पेस दी थी, तो पहले D1 के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और मैसेज क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड.
और साथ में ही सिर्फ डिस्ट्रक्टर ने मैसेज ही नहीं दिया। डिस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्टर ने क्या किया? D1 को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करने का मतलब जो D1 को मेमोरी स्पेस मिली थी 2 बाइट्स वो वापस ले लिए, डी एलोकेट कर दिया, वो मेमोरी स्पेस फ्री हो गई, फ्री मेमोरी पूल में चली गई। देन D2 के केस में डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, मैसेज आ जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड और D2 की मेमोरी स्पेस भी फ्री हो जाएगी। एंड D3 के केस में फिर से डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर से मैसेज आ जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड और D3 भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो डिस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द प्रोग्राम एंड्स टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट्स दोज वर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, या एनी ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स बने थे, डिक्लेयर हुए थे, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रक्टर यूज होता है। नेम से ही पता लग जाता है डिस्ट्रक्टर यूज टू डिस्ट्रॉय। सो दिस वॉज अ प्रोग्राम to give you a brief introduction to constructors and destructors. Now let us come to the theory part. अब बेटा आपको थियोरी इजीली क्लियर हो जाएगी, आई होप सो। सो कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टर्स definition. Constructors are special member functions which are called automatically when the objects are declared. Constructors have many special properties which make constructors different from other member functions of a class. Now the properties of constructors. The name of the constructor is always same as that of class name. The constructor is always called automatically when the object is declared. They are not called by the programmer. Constructor is called once every time an object is declared. That is, if 3 objects of a class are declared, then the constructor of that class would be called 3 times. So हर ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जितने ऑब्जेक्ट्स हम डिक्लेयर करते जाएंगे उतनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता जाएगा। Constructors does not have any return type, not even void. Constructors are used for automatic initialization of objects. Constructors are of 2 types. Rather, I should say here, constructors are of 3 types: default, parameterized, and copy constructors. So, देखो थियोरी कितनी जल्दी क्लियर हो गई क्योंकि सब कंसेप्ट्स आपने प्रोग्राम में क्लियर कर लिए थे। ठीक है। Now the types of constructors. Constructors are of 3 types. Number 1 is default constructor. कौन सा होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? जिसके पैरामीटर लिस्ट में कोई पैरामीटर्स नहीं होते। A constructor which does not have any argument list or parameter list is called default constructor. In other words, the parameter list of default constructor is always empty. A default constructor always initialize all objects with same value. अब ये जो लाइन है ना, इसको मैं समझाती हूँ। A default constructor always initialize all the objects with same value. क्या मतलब? हमने जो बेटा प्रोग्राम किया था, इस प्रोग्राम में हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे क्योंकि मैं तीनों कंसेप्ट्स आपको क्लियर करना चाहती थी कि डिफॉल्ट कब कॉल होगा, पैरामीटराइज्ड कब कॉल होगा और कॉपी कब कॉल होगा। सपोज एक 4th ऑब्जेक्ट भी हम डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस सपोज D4। अब D4 के केस में भी हमें दिख रहा है कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल करेगा। ये ऑब्जेक्ट जब डिक्लेयर होगा, जब इसको मेमोरी स्पेस मिलेगी, तब D4 भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि D4 के साथ कोई पैरामीटर्स नहीं है, ना ये इक्वल्स टू है, कॉपी भी नहीं कॉल होगा। सो D4 भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। यानी जितने ऑब्जेक्ट्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, चाहे वो D4 है, D5 है, D1 है, जितने ऑब्जेक्ट्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे सबके फीट इंचेस में 0 0 ही जाएगा, क्योंकि हम कोई पैरामीटर्स नहीं भेज रहे। फिक्स कर दिया हमने कि जो भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा उसके फीट इंचेस में 0 जाएगा। सो यही मतलब था इस लाइन का कि अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलवेज इनिशियलाइज ऑल द ऑब्जेक्ट्स विद सेम वैल्यू। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जितने भी ऑब्जेक्ट्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कराएंगे ना, वो सब एक ही वैल्यू से इनिशियलाइज होंगे। अगर मैं यहाँ लिख दूं, जरूरी नहीं 0 0, मैं यहाँ लिख दूं, फिक्स कर दूं कि फीट हो जाए 5 और इंचेस हो जाए 6, फिक्स कर दूं, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे ना डिक्लेरेशन के टाइम पे, उन सबके फीट 5 होंगे, सबके इंचेस 6 होंगे, यानी सेम होंगे सारे ऑब्जेक्ट्स। सो यही इस मतलब का लाइन का मतलब था। जरूरी नहीं 0 0, वो तो मैंने वैसे ही ले लिया, कोई भी वैल्यूज, कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जितने ऑब्जेक्ट्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे ना, वो सारे एक ही वैल्यू से इनिशियलाइज होंगे। यानी अगर 5 ऑब्जेक्ट्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं ना, तो 5 के फीट में 5 जाएगा और 5 के इंचेस में 6 जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट। एंड सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
A constructor which has one or more parameters in the list is called parameterized constructor. In other words, parameterized list of parameterized constructor is never empty. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की पैरामीटर लिस्ट या आर्गुमेंट लिस्ट कभी खाली नहीं होती. अगर खाली होगी तो वो तो डिफॉल्ट हो जाएगा ना फिर. अ पैरामीटर कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज ऑल द ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट वैल्यूज. उससे ऑपोजिट लाइन है ये डिफॉल्ट से. उसमें था सेम वैल्यूज, इसमें डिफरेंट. व्हाट डज दैट मीन? नाउ सी, मैंने अपने प्रोग्राम में जो ऑब्जेक्ट बनाया था D2, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करवा रहा था. मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स ही बनाए थे. फिर से वही बात कि तीनों कंस्ट्रक्टर्स को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी. लेट अस सपोज कि मेरे पास D4 ऑब्जेक्ट भी मैंने डिक्लेयर किया और इसमें मैंने वैल्यूज भेजी 9 एंड 10. लेट अस सपोज. सो देखने से ही पता लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा. अब इस केस में 9 और 10 पैरामीटर्स पास होंगे. इस केस में 2 और 3 हुए थे. चाहे 2 और 3 हो, चाहे 9 और 10 हो, वो कहाँ आएंगी? वो आएंगे F और I में. जैसे यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 10 वैल्यू आ जाएगी, और जिसके कारण फीट में 9 चला जाएगा और इंचेस में 10. और जब D2 कॉल हुआ था तो फीट में 2 और इंचेस में 3 क्या था. यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से हर ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं, उनके पैरामीटर्स में वो वैल्यू सेंड करके. सो यही मतलब था इस लाइन का कि अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑलवेज इनिशियलाइज ऑल द ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट वैल्यूज. अलग अलग वैल्यूज से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं जो हम पैरामीटर सेंड कर देंगे डेक्लेरेशंस के टाइम पर. मेन फंक्शन में जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे उस टाइम पर हम जो पैरामीटर सेंड कर देंगे, 2 3 सेंड किया तो फीट इंचेस में 2 3 चला जाएगा. 9 10 सेंड किया तो फीट इंचेस में उस ऑब्जेक्ट के 9 10 चला जाएगा. सो हर ऑब्जेक्ट को हम अलग वैल्यू से इनिशियलाइज करा सकते हैं. ठीक है. एंड थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज कॉपी कंस्ट्रक्टर. दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की ही एक टाइप है. मैंने इसको अलग किया क्योंकि मुझे बाद में याद आया कि ये भी एक कैटेगरी है, लेकिन आपने थर्ड उसके साथ ही लिख देना, पैरामीटराइज के बाद लिख देना कॉपी कंस्ट्रक्टर, जैसे मैंने आपको PDF बना के सेंड किया है. ठीक है. सो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट भेजते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, एंड इज यूज टू कॉपी वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट. What does that mean? पहली बात, जब D3 कॉल हुआ था तो हमने D1 एज ए आर्ग्यूमेंट भेजा था, और D1 क्या है? ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट इज सेंड एज एन आर्ग्यूमेंट, एंड होगा क्या? D1 के जो डेटा मेंबर्स की वैल्यूज हैं वो D3 के डेटा मेंबर्स में कॉपी हो जाएंगी. वही हुआ था ना, 0 0 कॉपी हो गया था क्योंकि तब D1 में 0 0 था. राइट. सो कॉपी कंस्ट्रक्टर takes object as an argument and it copies all the values of data members of this object in data members of the object being created. Fine. Okay. Next topic is constructor overloading. So types of constructors के बाद next topic is constructor overloading. बेटा overloading उस concept को कहते हैं जब एक ही नाम की बहुत सारी चीजें एक प्रोग्राम में पड़ी हों. जैसे आपने नोट किया होगा कि इस प्रोग्राम में 3 कंस्ट्रक्टर्स थे और तीनों के नाम डिस्टेंस ही हैं. ऑफ कोर्स तीनों के नाम डिस्टेंस ही होंगे क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम जैसा ही होता है. सो दिस इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग का मतलब होता है जब एक ही नाम की बहुत सारी चीजें एक क्लास में पड़ी हों. सो एक ही नाम के बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स पड़े हैं, सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का क्या मतलब है? बहुत सिंपल, जब एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स प्रोग्राम में हो उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कह देते हैं. So overloading is a technique of using same name for different purpose. Constructor overloading is a technique of using more than one constructors in a class. So constructors are overloaded means हम क्लास में 1 2 3 4 जितने मर्जी कंस्ट्रक्टर्स यूज कर सकते हैं. लेकिन डिस्ट्रक्टर कभी ओवरलोड नहीं होता क्योंकि डिस्ट्रक्टर एक ही बनता है. ठीक है. डिस्ट्रक्टर का जो पैरामीटर लिस्ट है, जो ब्रैकेट है, वो हमेशा खाली होती है. तो हम डिस्ट्रक्टर को अलग अलग टाइप्स का बना ही नहीं सकते. कंस्ट्रक्टर तो अलग अलग टाइप्स का बन गया. एक बन गया जिसमें कोई ब्रैकेट में पैरामीटर नहीं है, एक में 2 है, एक में 1 है. लेकिन डिस्ट्रक्टर की ब्रैकेट तो हमेशा एम्प्टी होती है, तो डिस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कभी हो ही नहीं सकती. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टर्स. नाउ नेक्स्ट आर डिस्ट्रक्टर्स. So destructor is another special member function which is called automatically when the program ends. Destructors are used to destroy all the objects which were created by the constructors. This is also clear. The destruction of an object means that the memory space which was allocated to the object
is now deallocated when the object ends, when the program ends, sorry. So destructor अपने आप कॉल होता है जब प्रोग्राम एंड होता है, और डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के काम आता है, यानी उसकी मेमोरी को डीएलोकेट करने के काम आता है, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेट अस सी। Number 1, the name of the destructor is also same as that of class name but preceded by tilde sign. Destructor does not have any return type. Constructor की भी return type नहीं होती, destructor की भी नहीं होती. The argument list of destructor is always empty. Destructor की argument list हमेशा खाली होती है। जैसे कंस्ट्रक्टर की तो खाली हो तो डिफॉल्ट है, भरी हुई है तो पैरामीटराइज्ड है, एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रक्टर की आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज ऑलवेज एम्प्टी। डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द प्रोग्राम एंड्स, इट इज नॉट कॉल्ड बाय द प्रोग्रामर। जैसे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होते थे जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होते थे, डिस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं जब प्रोग्राम एंड होता है। डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डीएलोकेट मेमोरी स्पेस ऑफ all the objects which were allocated to the objects when they were declared. So destructor means objects की memory space वापस ले लो। Destructor is called once for each object. That is, if there are 3 objects, then the destructor will be called 3 times. So हमने प्रोग्राम में भी देखा था, there were 3 objects, so destructor 3 बार कॉल हुआ हर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। डिस्ट्रक्टर में हमने ये जो मैसेज दिया था ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, इसका कोई पर्पस नहीं है, इसका सिर्फ यही पर्पस है कि ये हमें बताता है कि डिस्ट्रक्टर चला, कॉल हुआ। अदरवाइज हमें पता ही नहीं लगेगा प्रोग्राम में डिस्ट्रक्टर कब कॉल हुआ और उसने मेमोरी स्पेस कब डीएलोकेट कर दी ऑब्जेक्ट्स की। सो ये स्टेटमेंट आई, आउटपुट आया तो पता लगा कि अच्छा ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं एंड में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, एंड बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता होता है एग्जाम्स में। सो मैं फटाफट करवाती हूँ डिफरेंसेस भी आपको, क्योंकि सब पॉइंट्स तो आपको क्लियर ही हैं। सो फर्स्ट, इट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड। इट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द प्रोग्राम एंड्स। The name of the constructor is same as class name. The name of the destructor is also same as the class name but preceded by a tilde sign. The argument list of a constructor may or may not be empty. If it is empty, it is default constructor. If it is not empty, it is parameterized constructor. But the argument list of destructor is always empty. Constructor is used for automatic allocation of memory space to the objects. Destructor is used for automatic deallocation of memory space from the objects. The program may have more than one constructors. A program has only one destructor. हमने देखा था प्रोग्राम में, है ना। So the constructors can be default, copy or parameterized, but a destructor does not have any further types. Constructor can be overloaded, but destructors cannot be overloaded क्योंकि destructor तो हमेशा एक ही होता है प्रोग्राम में, so it cannot be overloaded. Then next, constructors are named so because they construct objects. Constructor को constructor क्यों कहा गया? क्योंकि objects construct हो रहे हैं। डिस्ट्रक्टर को डिस्ट्रक्टर क्यों कहा गया है? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय करता है। एंड लास्ट इज एग्जाम्पल। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टर। यू कैन सी ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल है, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्टर। फाइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। आई होप इट इज क्लियर।